नमस्ते बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन के कारण कक्षा 9 को और कक्षा 11 को आगामी कक्षाओं में क्रमोन्नत कर दिया गया है तथा साथ ही नया एनसीईआरटी है वो पाठ्यक्रम है अब की बार लागू किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा। तो इसी के आधार पर हम विज्ञान विषय में आज सबसे पहला अध्याय देखते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया की, उसके बाद में देखेंगे रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिकरण जो रासायनिक समीकरण है इनका हम विस्तार से अध्ययन इस अध्याय में करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया देखो, जब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थों की आपस में क्रिया करवाई जाती है तो नए रासायनिक गुणों के पदार्थ का निर्माण होता है। उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा कैसे देंगे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तो नए रासायनिक गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है। उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम, हमारे पास एक पदार्थ तो क्या है? मैग्नीशियम, और दूसरा पदार्थ ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि मैग्नीशियम का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मैग्नीशियम में ऑक्साइड का निर्माण होता है। अब जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, इसके गुण इस मैग्नीशियम से और ऑक्सीजन से अलग है। मतलब इनके रासायनिक गुणों में क्या हो गया? परिवर्तन हुआ, यानी एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ। तो ये क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होगा? अभिक्रिया में हम जो भी पदार्थ प्रयुक्त करते हैं, उन पदार्थों के जो पदार्थ यौगिक हमने लिए उनको अणु सूत्रों के रूप में प्रदर्शित करना, वो क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो इसकी परिभाषा हम किस प्रकार से दे सकते हैं? देखो, तत्वों को उनके प्रतीकों या अणु सूत्रों के रूप में प्रदर्शित करना। प्रतीकों या अणु सूत्रों के रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हमारे पास तत्व क्या है? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम को हम अणु सूत्र के रूप में इसका प्रतीक लिखेंगे Mg, प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अणु सूत्र क्या होता है? O2। और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब क्रिया करते हैं तो क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए हम क्या लिखेंगे? MgO। क्या बन जाएगा हमारे पास? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का अणु सूत्र क्या होगा? MgO। ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो रासायनिक अभिक्रिया तो क्या होती है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए रासायनिक गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करता है, रासायनिक अभिक्रिया है कहलाती है। और रासायनिक समीकरण की रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ जो तत्व है उनको उनके प्रतीकों के रूप में और अणु सूत्रों के रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो मैग्नीशियम का प्रतीक Mg होता है, ऑक्सीजन का अणु सूत्र O2। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का अणु सूत्र क्या बन गया? MgO। समीकरण को संतुलित भी कर लेंगे। वही यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 अणु है, उत्पाद में ऑक्सीजन का
एक अणु है तो इसको 2 से गुणा कर देंगे। अब मैग्नीशियम के 2 अणु हो गए तो मैग्नीशियम को संतुलित करने के लिए मैग्नीशियम को 2 से गुणा कर देते हैं। इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण को प्रदर्शित किया जाता है। जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो इसमें 2 पदार्थ भाग लेते हैं। कितने पदार्थ? 2 पदार्थ, मतलब जिसमें एक तो होता है अभिकारक, 2 पदार्थ होते हैं, एक तो होता है अभिकारक और दूसरा होता है उत्पाद। क्या क्या होते हैं? एक तो होता है अभिकारक। अब अभिकारक क्या होता है? जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो तो क्या कहलाते हैं? अभिकारक। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और अभिकारकों की क्रिया से बना हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। अभिकारकों की क्रिया से जो पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्रिया कर रहे हैं तो ये तो क्या होता है? अभिकारक। क्या होता है? अभिकारक। और अभिकारक क्रिया करके जो पदार्थ बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो ये उत्पाद कहलाते हैं। जैसे इसका दूसरा उदाहरण और ले लेते हैं। कार्बन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने पर क्या बन जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। तो कार्बन का प्रतीक C, ऑक्सीजन का सूत्र O2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। तो यहाँ पर अभिकारक तो क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन, ये तो क्या हो गए? अभिकारक। और CO2 क्या हो गई? उत्पाद। तो यह है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में मुख्य मुख्य बातें। अब जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो नए पदार्थों का निर्माण होता है। और नए पदार्थ का निर्माण होने पर जितना द्रव्यमान अभिकारकों का होता है उतना ही द्रव्यमान किनका होना चाहिए? उत्पाद का भी होना चाहिए। जितना द्रव्यमान अभिकारक का होता है उतना ही किसका होना चाहिए? उत्पाद का होना चाहिए। मतलब कोई भी जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न करते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के द्रव्यमान को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। केवल पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न करवाते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का द्रव्यमान न तो हम स्वयं उत्पन्न कर सकते हैं और न ही उस द्रव्यमान को नष्ट कर सकते हैं। मतलब जितना द्रव्यमान अभिकारकों का होगा उतना ही द्रव्यमान किसका होगा? उत्पाद का होगा। और इसमें हम फेरबदल नहीं कर सकते, इनके द्रव्यमान में हम फेरबदल नहीं कर सकते। केवल क्या कर सकते हैं? इनमें सिर्फ और सिर्फ रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन हो सकता है। जैसे कौन कौन से परिवर्तन हो सकते हैं? इनमें अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, और इनमें परिवर्तन हो सकता है गैस निष्कासन। और इनमें से क्या निकल सकती है? गैस निकल सकती है जब पदार्थों की क्रिया करवाते हैं। तो इस प्रकार के परिवर्तन है वो संभव है, लेकिन पदार्थों का द्रव्यमान है न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। जैसे अवस्था परिवर्तन कैसे होगा? अवस्था परिवर्तन कैसे होगा? अवस्था परिवर्तन, जैसे हमारे पास बर्फ है, ठीक है,
इस बर्फ को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, बर्फ को गर्म करेंगे और गर्म करने पर ये किस में परिवर्तित हो जाएगी, जल में। मतलब बर्फ है वो ठोस है और जल कौन सी अवस्था में है, द्रव अवस्था में। मतलब अवस्था परिवर्तन हो रहा है। रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन कर सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा। जैसे कॉपर सल्फेट का विलयन होता है, नीला रंग होता है कॉपर सल्फेट के विलयन का, नीला रंग। अब इस कॉपर सल्फेट विलयन में दानेदार जिंक के टुकड़े डाल देते हैं। किसके टुकड़े डाल देते हैं, जिंक के। अब जिंक के टुकड़े कॉपर सल्फेट विलयन में डालने पर क्या होता है, ये जो जिंक है कॉपर को विस्थापित कर देता है और जिंक सल्फेट है वो बन जाता है। जिंक सल्फेट बनने के साथ साथ जो नीला रंग है वो विलुप्ति हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से रंग में परिवर्तन। ताप परिवर्तन मतलब जब पदार्थों में ताप परिवर्तन करेंगे तो अवस्था में परिवर्तन वगैरह हो जाएगा। जैसे गर्म करेंगे, यहाँ पर तापमान क्या है, गर्म करना। अब जल है, जल को फिर से हम क्या करेंगे, जमाएंगे, मतलब फ्रीज करेंगे, जिसको बोलते हैं हिमांक। क्या बोलते हैं, हिमांक। तो जब जल को जमा देते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है, बर्फ का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार ताप में परिवर्तन हो सकता है। और गैस निष्कासन, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो उसमें गैसों का निष्कासन है हो सकता है। जैसे उदाहरण देखते हैं हम, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें जिंक के टुकड़े डाल दिए जाते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक धातु की क्रिया करवाई जाती है। तो ये जिंक क्या करेगा, इस हाइड्रोजन आयन को विस्थापित कर देगा। जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन को विस्थापित कर देगा, यानी H2 निकाल देगा। तो ZnSO4 जिंक सल्फेट बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस है ये बाहर निष्कासित हो जाती है। विलयन में से हाइड्रोजन गैस है ये निष्कासित हो जाती है। इस प्रकार से गैस का निष्कासन किया जा सकता है। इस प्रकार के ये परिवर्तन है रासायनिक अभिक्रियाओं में संभव होते हैं। लेकिन पदार्थों का द्रव्यमान हम उत्पन्न नहीं कर सकते और न ही नष्ट कर सकते हैं। तो द्रव्यमान को भी एक बार समझ लेते हैं कि किस प्रकार से हम इन उत्पन्न और नष्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन क्या बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जैसे कार्बन है, ये कितने नंबर का परमाणु होता है, 6 नंबर का, और इसका द्रव्यमान हो गया 12। ऑक्सीजन 8 नंबर का और इसका द्रव्यमान 16, और 2 ऑक्सीजन के अणु जुड़े हुए तो इनका द्रव्यमान कितना हो गया, 32। तो दोनों का द्रव्यमान कितना हो गया, 44। इसी प्रकार से उत्पाद में भी इनका द्रव्यमान, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन के कितने अणु है, 2 अणु है, तो यहाँ पर 32। तो दोनों का द्रव्यमान कुल कितना हो गया, 44 ग्राम। ठीक है, इस प्रकार से है इनका द्रव्यमान है वो संतुलित रहता है। यदि संतुलित नहीं है तो हम इनको हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया समीकरण संतुलित करके द्रव्यमान भी उसी के आधार पर संतुलित किया जा सकता है। तो अब देखो रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले कौन कौन से परिवर्तन हैं, उन परिवर्तनों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन। तो रासायनिक अभिक्रिया में साधारण रूप से 2 प्रकार के परिवर्तन होता है। एक तो होता है भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले देखते हैं हम भौतिक परिवर्तन के बारे में कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण है, यानी इसमें क्या होगा, पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा, पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन। अब भौतिक गुण कौन कौन से, जैसे अवस्था, आकार,
रंग आदि इनमें परिवर्तन हो जाता है। तो ये कौन सा परिवर्तन कहलाता है? भौतिक गुण कहलाता है। जैसे भौतिक परिवर्तन कहलाता है, जैसे बर्फ कौन सी अवस्था में होती है? ये ठोस अवस्था में। बर्फ को क्या किया जाएगा? गर्म किया जाएगा। ठीक, गर्म करने पर ये किस में बदल जाएगा? बर्फ जल में। और जल की अवस्था कौन सी होती है? द्रव अवस्था। फिर जल को गर्म किया जाएगा, गर्म करने पर ये किस में बदल जाता है? वाष्प में बदल जाता है। वाष्प में गर्म करने पर। और वाष्प कौन सी अवस्था होती है? गैस अवस्था। ठीक है, इस प्रकार से इसमें बर्फ की है वो ठोस अवस्था में, गर्म करने पर द्रव में बदल गई, और द्रव में बदलने पर गर्म जल को गर्म किया गया तो ये वाष्प में बदल गया। इस प्रकार से ये गैस अवस्था हो गई। तो इसमें अवस्था परिवर्तन है वो हो जाता है, यानी भौतिक गुणों में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, लेकिन रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं है। अब रासायनिक गुण जैसे जल का सूत्र क्या होता है? H2O, बर्फ का सूत्र भी क्या होता है? H2O, और वाष्प का सूत्र भी H2O। ठीक, तो इसके जो भौतिक गुण है ठोस द्रव गैस अवस्था बदल गई, लेकिन रासायनिक गुण वो उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। तो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? पदार्थ के वे गुण जिनमें भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन रासायनिक गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जो भौतिक परिवर्तन होता है, इस भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि इसमें जो प्रारंभिक पदार्थ है, प्रारंभिक पदार्थ वो पुनः प्राप्त किया जा सकता है। प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? तो देखो, जो बर्फ है ये प्रारंभिक पदार्थ के रूप में है। बर्फ को गर्म करने पर जल बन गया। बर्फ प्रारंभिक पदार्थ है, ये फर्स्ट स्टेज। इसको गर्म करने पर क्या बन गया? जल बन गया, ये सेकेंड स्टेज। ठीक है, पहला अभिकारक उत्पाद बन गया। अब इस उत्पाद को बर्फ से जल बन गया, अब जल से वापस से बर्फ बनाई जा सकती है। जल को ठंडा करेंगे, जमाएंगे तो वापस क्या बन गई? बर्फ बन गई। यानी ये जो प्रारंभिक पदार्थ है, इससे प्रारंभिक पदार्थ को अभिक्रिया कराने के बाद फिर से प्राप्त हम कर सकते हैं। बर्फ को गर्म करने पर जल बन गया, जल से क्या बन गई? वाष्प बन गई, गैस अवस्था आ गई। अब इस वाष्प को हम क्या करेंगे? संघनित करेंगे। क्या करेंगे? संघनित, यानी संघनन क्रिया करवाएंगे। वाष्प से क्या बन जाएगा? जल, और जल से क्या बन जाएगी? फिर वापस से जब जल को जमाएंगे तो क्या बन जाएगी? बर्फ बन जाएगी। तो इस प्रकार से है प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इस प्रकार का परिवर्तन यानी पुनः प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त इस रासायनिक परिवर्तन में नहीं किया जा सकता। तो देखते हैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन होकर नया पदार्थ बनता है। यानी इसमें क्या होगा? पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण मतलब बोल सकते हैं इनके अणुसूत्र बदल जाएंगे, प्रतीक है वो बदल जाएंगे। यानी रासायनिक गुण और संगठन में परिवर्तन होकर नया पदार्थ बनता है, वो क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जिसे उदाहरण देख लेते हैं। कोयले को जलाने पर, कोयले को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड, कोयले को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, अब हमारे पास कोयला, कोयले में क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है, प्लस जलाएंगे कोयले का दहन,
कोई भी पदार्थ है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलता है, तो ऑक्सीजन प्लस किसका निर्माण हो गया जलाने पर, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का निर्माण हो गया। अब इनकी अवस्था देखते हैं। ठोस अवस्था सॉलिड, ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड भी एक क्या है, गैस है। ठीक है, तो यहां पर इनके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हुआ, साथ ही साथ इनका क्या बदल गया, संगठन बदल गया। जैसे यहाँ पर ठोस कोयला है, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस है, तो यहाँ से कोयले की क्या प्राप्त हुई, वाष्प गैस प्राप्त हुई, कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस प्राप्त होती है। तो इसमें से रासायनिक गुण और इनके जो रासायनिक संगठन है वो पूर्ण रूप से बदल जाते हैं। अब इसमें जो प्रारंभिक पदार्थ है, प्रारंभिक पदार्थ, ये इसकी विशेषता है कि प्रारंभिक पदार्थ को वापस से पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रारंभिक पदार्थ है वो पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। कौन से परिवर्तन में, रासायनिक परिवर्तन में। क्यों नहीं किया जा सकता, जैसे कोयले को जलाकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लिए। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड में से वापस से कोयला थोड़ी बन सकता है, नहीं बन सकता। यानी जो प्रारंभिक पदार्थ है इसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया, एक रासायनिक परिवर्तन हो गया। जिसका दूसरा उदाहरण देख लेते हैं कि प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जैसे दूध है, ठीक, दूध से क्या बन जाता है, दही बन जाता है। दूध से क्या बन जाता है, दही बन जाता है। अब इसे दही से वापस से दूध थोड़ी बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता। तो ये कौन सा परिवर्तन है, एक रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना, ये भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन। कोई लोहा है वो 2-4 साल पड़ा है, आर्द्रता की नमी के संपर्क में, जल के संपर्क में, ऑक्सीजन के संपर्क में रहता है, तो उस पर क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। तो अब उस जंग लगे लोहे से वापस से शुद्ध लोहा प्राप्त थोड़ी किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। यानी प्रारंभिक पदार्थ है वो फिर से प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया, एक रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार के परिवर्तन है वो रासायनिक अभिक्रियाओं में संपन्न होते हैं। ये हो गई बात रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। अब थोड़ी बात समझ लेते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में, कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण देखेंगे अभी। तो सबसे पहले है रासायनिक समीकरण को लिखना, नया टॉपिक, रासायनिक समीकरण को लिखना। एक रासायनिक समीकरण है उसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है। जैसे रासायनिक समीकरण कैसे लिखा था, जैसे हमने अभिक्रिया की थी अभी, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने पर क्या बन गई थी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, मैग्नीशियम में ऑक्साइड। रासायनिक समीकरण लिखते हैं इसको, मतलब इसके प्रतीकों में, अणुसूत्रों में प्रदर्शित करना समीकरण कहलाता है। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हमने बना लिया, समीकरण संतुलित कर दिया। ठीक है, अब देखो रासायनिक समीकरण को हम कैसे लिख सकते हैं। रासायनिक समीकरण में दो चीजें होती है, दो पदार्थ होते हैं, मैंने आपको बताया था। एक तो होता है क्या, अभिकारक, एक तो होता है अभिकारक, और दूसरा क्या होता है, उत्पाद। एक तो होता है अभिकारक और दूसरा उत्पाद। ठीक है, तो अभिकारक तो क्या होते हैं, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते वो तो क्या कहलाते हैं, अभिकारक। और अभिकारकों की क्रिया से जो पदार्थ बनता है, यानी ये अभिकारक है, इन दोनों ने क्रिया करने पर जो पदार्थ बना
ये क्या कहलाता है? उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद को लिखते समय दोनों के मध्य कौन सा चिन्ह लगाते हैं? तीर का निशान लगाया जाता है। अभिकारक और उत्पाद को लिखते समय दोनों को अलग अलग लिखेंगे और दोनों के मध्य किसका चिन्ह लगाएंगे? तीर का चिन्ह लगाते हैं। पहली बात तो ये हो गई कि दोनों के मध्य क्या लगाएंगे? हम तीर का निशान लगाते हैं, तीर का निशान लगाते हैं। दूसरी बात, जो अभिकारक है वो तीर के निशान के बाईं तरफ लिखे जाएंगे। कौन सी तरफ? तीर के निशान के बाईं तरफ, ठीक है। और उत्पाद को कहाँ लिखेंगे? तीर के निशान के दाईं तरफ। अभिकारक को कहाँ लिखते हैं? तीर के निशान के दाईं तरफ, और उत्पाद को तीर के निशान के दाएं तरफ। नंबर 1 तो क्या हुआ? अभिकारक और उत्पाद के मध्य क्या लगाते हैं? तीर का चिन्ह। नंबर 2 बात, अभिकारक को तीर के निशान के बाएं तरफ और उत्पाद को तीर के निशान के दाएं तरफ। तीसरी, यदि एक से अधिक अभिकारक और उत्पाद है, यदि अभिकारकों की संख्या और उत्पादों की संख्या एक से अधिक है, तो उनके बीच से धन्य चिन्ह लगाया जाता है। कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? धन्य चिन्ह। धन्य चिन्ह लगाया जाता है। धन्य चिन्ह बोले तो मतलब प्लस का चिन्ह उनके मध्य लगाया जाता है। भाई जैसे यहाँ पर 2 अभिकारक है, एक मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो इनके मध्य कौन सा चिन्ह लगाएंगे? धन्य चिन्ह लगाएंगे। ये हुई नंबर 3 बात। अब या अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, जो संख्या में एक से अधिक हो, तो उनके मध्य कौन सा चिन्ह लगाया जाएगा? धन्य चिन्ह लगाया जाएगा। ठीक है, ये हो गई रासायनिक समीकरण को लिखने की बात। अब जब रासायनिक समीकरण लिखा है हमने, तो हमने इस समीकरण को संतुलित भी किया है। जैसे यहां पर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद बन गया। अब इस उत्पाद में एक ही ऑक्सीजन है। अभिकारक में कितनी ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। तो समीकरण को संतुलित करना है, यानी अब इधर भी 2 ऑक्सीजन होनी चाहिए। यदि इधर 2 है तभी यहाँ इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान समान होगा। ठीक, तो समीकरण को क्या करना पड़ेगा? हमें संतुलित। तो समीकरण को संतुलित करते हैं तो इधर 2 ऑक्सीजन है और इधर 1 है, तो इसको क्या कर देंगे? हम 2 से गुणा कर देंगे। तो ये 2 से गुणा कर दिया हमने। अब यहाँ मैग्नीशियम 2 हो गया और ऑक्सीजन, जो मैग्नीशियम अभिकारक में 1 है, उत्पाद में 2 हो गया, अभिकारक में 1 है। तो अभिकारक में संख्या बराबर करने के लिए इसमें क्या कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो इस प्रकार से ये समीकरण संतुलित हो गया। और समीकरण संतुलित करने की विधि होती है हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल, या इसको बोल सकते हैं अनुमान विधि। कौन सी विधि? अनुमान विधि। इसके द्वारा रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है। अब समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, उसके बारे में देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। साथ ही साथ क्लास को लाइक करना, शेयर करना और नोट्स भी आप बना सकते हैं। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, इसका महत्व क्या है? तो संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व है। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व है। इसका क्या महत्व है कि समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? तो सबसे पहली बात तो यह है कि जब रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है तो इनका द्रव्यमान क्या हो जाता है? संरक्षित हो जाता है। क्या हो जाता है? द्रव्यमान संरक्षित हो जाता है। और द्रव्यमान संरक्षित मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमने पढ़ाया होगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो स्टार लगा के द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिख सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार पदार्थों का द्रव्यमान न तो
उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान सदैव स्थिर या संरक्षित रहता है। पदार्थों का द्रव्यमान सदैव स्थिर या संरक्षित रहता है। इस नियम के अनुसार पदार्थों का द्रव्यमान हम न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। द्रव्यमान सदैव क्या रहता है, स्थिर रहता है या संरक्षित रहता है। तो सबसे पहले ये बात है कि रासायनिक समीकरण संतुलित करते हैं तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, द्रव्यमान संरक्षित करना पड़ता है। और द्रव्यमान संरक्षित कब होगा, जब समीकरण को संतुलित किया जाएगा। अब समीकरण को संतुलित करेंगे मतलब उसमें क्या क्या संतुलित करेंगे हम, अभिकारकों की संख्या प्लस उसमें उत्पाद, मतलब जितनी मात्रा में अभिकारक है, यानी मान लो 8 ग्राम हमारे पास अभिकारक है तो उत्पाद भी कितना होना चाहिए, 8 ग्राम होना चाहिए। ठीक, इस प्रकार से समीकरण को संतुलित करके इनका द्रव्यमान संरक्षित किया जाता है। तो समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। जैसे देख लेते हैं एक संतुलित समीकरण, हम आयरन की क्रिया जल से करवाते हैं। आयरन की क्रिया जल से करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। ये एक असंतुलित समीकरण है। कौन सा समीकरण है, असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण या इसको कंकाली समीकरण भी बोल सकते हैं, कंकाली समीकरण है, असंतुलित समीकरण या कंकाली समीकरण। अब इसको संतुलित करना है तो संतुलित करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण में हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा अणु कौन से परमाणु के हैं, चाहे अभिकारक में हो या उत्पाद में हो, जो सबसे ज्यादा होगा उसकी संख्या को ही संतुलित किया जाएगा। तो इसमें देखो आयरन यहाँ पर 1 है अभिकारक में, उत्पाद में 3 है, हाइड्रोजन अभिकारक में 2 है, उत्पाद में 2 है, ऑक्सीजन अभिकारक में 1 है, उत्पाद में 4 है। तो सबसे ज्यादा संख्या किसकी है, ऑक्सीजन की। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। यहाँ पर 4 है उत्पाद में, तो अभिकारक में भी हमें कितनी चाहिए, 4 ही चाहिए। तो इसको 4 से हम गुणा कर देंगे। अब अभिकारक में हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 दूनी 8 और उत्पाद में कितनी है, सिर्फ 2। तो अब हाइड्रोजन की संख्या संतुलित करना है तो इसको क्या कर देंगे हम, फिर से हाइड्रोजन को 4 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 8 है अभिकारक में, उत्पाद में भी कितने हो गए, 8। अब कौन सा अणु रह गया, तो आयरन रह गया। आयरन उत्पाद में 3 है और अभिकारक में सिर्फ 1 है। 3 करने के लिए इसको 3 से गुणा कर देंगे तो ये समीकरण है संतुलित हो जाता है। आयरन संतुलित होने के साथ साथ समीकरण भी संतुलित हो जाता है। तो इसको हम बाद में क्या, संतुलित करने के बाद में क्या बोल सकते हैं, एक संतुलित समीकरण है, संतुलित समीकरण है। ठीक है, तो ये एक संतुलित समीकरण हो गया। और जब ये संतुलित नहीं होता तो इसको बोलते हैं असंतुलित समीकरण या कंकाली समीकरण। ठीक है, अब जो संतुलित समीकरण है, समीकरण को संतुलित करने के लिए कुछ प्रकार के चरण दिए हुए हैं आपके किताब में। तो उन चरणों के बारे में हम शुरू से अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। तो क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना। क्लास के आप नोट्स भी बना सकते हैं और नया NCERT सिलेबस है वो लागू हुआ है आपके 10वीं क्लास में, 12वीं क्लास में, मतलब जितनी सभी कक्षा 1 से लेकर के 12वीं क्लास तक है। ठीक है, तो क्लास को ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद।